चलिए आज की बात एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ या बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रही हूँ? क्या लोगों की राय का डर या किसी के नापसंद करने का डर मुझे वो करने से रोक रहा है जो मैं सच में करना चाहती हूँ? अगर ये बातें दिमाग में घूमती हैं, तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं, वो शायद सब कुछ बदल दे। इसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। और ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हम्म। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि असली खुशी और आज़ादी तब मिलती है जब हम दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। ये अल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान पर आधारित है, जो फ्रॉयड और युंग के साथ मनोविज्ञान के 3 दिग्गजों में से एक थे। लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। ये उस सोच को ही जड़ से उखाड़ देता है जो मानती है कि हम जो भी हैं अपने पास्ट की वजह से हैं। हाँ, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। हम सब यही तो मानते हैं ना कि मैं जैसी हूँ वो मेरे बीते हुए कल की वजह से हूँ। बचपन की कोई घटना, कोई पुरानी चोट, हम अपनी आज की कमियों का कारण हमेशा अतीत में ढूंढते हैं। लेकिन ये किताब कहती है नहीं, ये सच नहीं है। बिल्कुल। एडलर का सिद्धांत कहता है कि हम अतीत के धक्के से नहीं बल्कि भविष्य के खिंचाव से चलते हैं। मतलब हमारी जिंदगी को पिछली तकलीफें नहीं चला रही हैं, बल्कि वो लक्ष्य चला रहा है जो हमने खुद के लिए चुना है। और कमाल की बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हमने वो लक्ष्य कब चुन लिया है। ये समझना ही आज़ादी की ओर पहला कदम है। ये मानना कि हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं, बल्कि अपनी कहानी के लेखक हैं। किताब का फॉर्मेट भी बहुत दिलचस्प है। एक दार्शनिक और एक नौजवान के बीच की बातचीत का है। वो नौजवान बहुत उलझन में है और वो वही सवाल पूछता है जो हमारे मन में आते हैं। जैसे, अगर सब मेरे हाथ में है तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? या मैं बदलना तो चाहती हूँ पर बदल क्यों नहीं पाती? वो नौजवान एक तरह से हम सबकी आवाज बन जाता है। और दार्शनिक बहुत आराम से एक एक करके उसकी धारणाओं को तोड़ता है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा हथौड़ा वो इस विचार पर मारता है कि ट्रॉमा हमारा भविष्य तय करता है। हम अक्सर सुनते हैं, मेरे साथ बचपन में बुरा बर्ताव हुआ था, इसलिए आज मैं लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता। या मुझे स्कूल में बहुत तंग किया गया था, इसलिए आज मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। एक मिनट, लेकिन क्या ये सच नहीं है? क्या हमारे अनुभव हमें आकार नहीं देते? अगर किसी के साथ सच में कुछ बहुत बुरा हुआ है, तो ये कहना कि ट्रॉमा कुछ तय नहीं करता, क्या ये उनकी तकलीफ को कम आंकना नहीं है? ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो नौजवान भी पूछता है। देखिए, एडलर का मतलब ये नहीं है कि वो तकलीफ या वो दर्द असली नहीं था। दर्द बिल्कुल असली था। लेकिन एडलर कहते हैं कि हम उस दर्द को क्या अर्थ देते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमने उस अनुभव से क्या मकसद निकाला, वो हमारे आज के व्यवहार को तय करता है। मतलब आज का व्यवहार उस घटना की वजह से नहीं, बल्कि उस घटना से बनाए गए किसी लक्ष्य की वजह से है। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किताब में एक ऐसे इंसान का जिक्र है जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता। उसे सामाजिक चिंता है। वो कहेगा कि मेरे बचपन के बुरे अनुभवों ने मुझे ऐसा बना दिया। हाँ, वो यही कहेगा। लेकिन एडलर का नजरिया पूछेगा, घर से बाहर न निकलने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? और गहराई में जाने पर पता चलता है कि उसका असली लक्ष्य है माता पिता की खास चिंता और ध्यान आकर्षित करना। और घर के सुरक्षित माहौल में रहना, बाहर न निकलने की चिंता उस लक्ष्य को हासिल करने का एक बहाना बन गई है। उसने अनजाने में एक खास इंसान बने रहने का रास्ता चुन लिया है, जिसके लिए चिंता एक जरूरी हथियार है। अरे वाह! मतलब उसने अपनी चिंता को एक वजह नहीं, बल्कि एक साधन की तरह इस्तेमाल किया है, ताकि उसे लोगों की आलोचना या अस्वीकृति का सामना ही ना करना पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वजह और मकसद में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। क्या मनोविज्ञान में इसके लिए कोई खास शब्द है? बिल्कुल, और यही एडलर के मनोविज्ञान का केंद्र है। इसे कॉज़ैलिटी और टेलियोलॉजी का सिद्धांत कहते हैं। कॉज़ैलिटी यानी कारण सिद्धांत कहता है, अतीत में ये हुआ, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। ये वजह पर जोर देता है। ये सोच हमें एक तरह से बेबस बना देती है, क्योंकि हम अतीत को तो बदल नहीं सकते। जबकि टेलियोलॉजी यानी उद्देश्य सिद्धांत कहता है, मैं आज ऐसा हूं क्योंकि मुझे भविष्य में कुछ हासिल करना है। ये मकसद पर जोर देता है, और ये हमें ताकत देता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को कभी भी बदल सकते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब आप कह रहे हैं कि आलस जैसी कोई चीज होती ही नहीं, वो बस एक बहाना है। ये तो हमारे रोज के अनुभव के बिल्कुल खिलाफ जाता है।
कभी कभी तो सच में कुछ करने का मन नहीं करता। एडलर के नजरिए से देखें तो हाँ। चलिए उस बच्चे का उदाहरण लेते हैं जो पढ़ाई नहीं करता। कॉजालिटी के हिसाब से हम कहेंगे कि वो आलसी है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। हम मान लेते हैं कि आलस उसके अंदर की एक चीज है। लेकिन टेलियोलॉजी के हिसाब से हम पूछेंगे पढ़ाई ना करने का उसका मकसद क्या है। और उसका मकसद क्या हो सकता है? शायद उसका असली मकसद असफलता की शर्मिंदगी से बचना है। सोचिए, अगर वो पूरी मेहनत करे और फिर भी फेल हो जाए तो ये सीधा सीधा उसकी काबिलियत पर सवाल होगा। ये तो बहुत दर्दनाक है। है कि मैंने तो कोशिश ही नहीं की थी, वरना मैं तो कर लेता। इस तरह पढ़ाई ना करना उसकी काबिलियत को बचाए रखने का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आलस तो बस एक नाम है जो हमने उस व्यवहार को दे दिया है। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। इसका मतलब हमारी बहुत सारी भावनाएं और आदतें, जिन्हें हम अपनी कमजोरियां मानते हैं, असल में हमारे ही बनाए हुए लक्ष्यों को पूरा करने के साधन हो सकते हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात जो किताब में कही गई है, वो तो और भी चौंकाने वाली है। जिंदगी की हर समस्या असल में रिश्तों की समस्या है। पहली बार में तो यकीन ही नहीं होता। मेरी आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य की समस्या का रिश्तों से क्या लेना देना? इस पर थोड़ा गहराई से सोचिए। अगर आप इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले होते तो क्या कोई समस्या होती? जलन, गुस्सा, हीन भावना, अकेलापन, ये सब दूसरों के संदर्भ में ही पैदा होते हैं। अगर तुलना करने के लिए कोई दूसरा ना हो तो आप खुद को कमतर कैसे महसूस करेंगी? अगर आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना तो नाकामी का डर कैसा? मतलब अगर कोई अंतरिक्ष में अकेला तैर रहा है तो उसे ये चिंता नहीं होगी कि उसके पास दूसरों से बेहतर रॉकेट है या नहीं। वो बस होगा। ये सारी उलझनें तब शुरू होती हैं जब हम खुद को दूसरों के साथ तौलना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लिया कि हर समस्या की जड़ में रिश्ते हैं, तो इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में है, जिसे एडलर सेपरेशन ऑफ टास्क्स या जिम्मेदारियों का बंटवारा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ये समझना कि कौन सा काम आपका है और कौन सा दूसरे का, और दूसरों के काम में दखल नहीं देना। लेकिन ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है। असल जिंदगी में कैसे काम करता है? मान लीजिए मैं किसी को कोई सलाह देती हूँ और वो नाराज हो जाता है। क्या अब उस राय को मानना या ना मानना, सुनकर खुश होना या नाराज होना, ये सामने वाले की जिम्मेदारी है, ये उसका टास्क है। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात सबको अच्छी लगे, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सामने वाले की प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। रुकिए, लेकिन क्या ये थोड़ा ठंडा और बेपरवाह नजरिया नहीं है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी समस्याएं हैं, मेरी नहीं? रिश्तों में तो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है ना। कहाँ है वो लाइन जहाँ मदद खत्म होती है और दखलंदाजी शुरू होती है? बहुत जरूरी सवाल है। जिम्मेदारियों को अलग करने का मतलब बेपरवाह होना नहीं है, बल्कि सम्मान करना है। इसका मतलब है ये मानना कि दूसरा इंसान अपने फैसले खुद लेने में सक्षम है। चलिए माता पिता और बच्चे का उदाहरण लेते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई करे। बच्चे को सलाह देना, संसाधन देना, एक अच्छा माहौल देना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन आखिर में पढ़ाई करना या ना करना, ये बच्चे की जिम्मेदारी है। और जब माता पिता बच्चे के नंबरों को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं, तो वो बच्चे की जिम्मेदारी में दखल दे रहे होते हैं। वो उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए फैसले लेंगे। इससे रिश्ता और खराब होता है। जिम्मेदारियों को अलग करना कहता है, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूं, पर मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं जी सकता। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और मुझे तुम्हारे फैसलों पर भरोसा है। ये बेपरवाही नहीं, ये असली सम्मान है। ठीक है, ये समझ आया। और मुझे लगता है कि हम दूसरों के कामों में इसलिए दखल देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, जो हमें किताब के अगले बड़े आइडिया पर लाता है, पहचान की भूख या डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। हाँ, हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, हमें वैलिडेट करें। हम अच्छा काम करते हैं ताकि तारीफ मिले। हम दूसरों की मदद करते हैं ताकि वे हमें एक अच्छा इंसान माने। एडलर कहते हैं कि जो इंसान इस पहचान की भूख के सहारे जीता है, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होता है। तारीफ मिली तो खुश, नहीं मिली तो दुखी। उसकी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों पर नाचने वाली एक कठपुतली जैसी हो जाती है। ठीक है, अगर पहचान और तारीफ के पीछे भागना एक जाल है, तो इंसान को प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? बिना किसी बाहरी वैलिडेशन के काम करते रहना तो बहुत मुश्किल लगता है। क्या ये व्यवहारिक भी है?
एडलर कहते हैं कि सच्ची खुशी और प्रेरणा का स्रोत बाहरी पहचान में नहीं बल्कि कम्युनिटी फीलिंग या सामुदायिक भावना में है। इसका मतलब है खुद को एक बड़े समाज का हिस्सा समझना और उसमें योगदान देना। जब कोई ये महसूस करता है कि मैं दूसरों के काम आ रहा हूं या मेरा होना इस समाज के लिए उपयोगी है, तो उसे एक गहरी संतुष्टि मिलती है। तो ये योगदान की भावना है, तारीफ की भूख नहीं। बिल्कुल। फर्क बहुत बारीक है। पहचान चाहने वाला सोचता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि योगदान देने वाला सोचता है मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी तारीफ कर रहा है या नहीं, क्योंकि उसे अपनी कीमत का एहसास अपने योगदान से होता है, दूसरों की राय से नहीं। ये एक माली की तरह है जिसे अपने लगाए हुए फूलों को खिलते देखकर खुशी मिलती है, न कि इस बात से कि कितने लोग आके कह रहे हैं वाह क्या फूल हैं। और मुझे लगता है यहीं पर किताब का शीर्षक सही साबित होता है, नापसंद किए जाने का साहस। क्योंकि अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों को अलग करती हूँ और सिर्फ योगदान पर ध्यान देती हूँ, तारीफ पर नहीं, तो ये तो पक्का है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरे फैसलों से कुछ लोग नाराज होंगे। और ये ख्याल डरावना है। ये बिल्कुल डरावना है, लेकिन यही आज़ादी की कीमत है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं, यह उसकी जिम्मेदारी है, आपका काम नहीं, तब आप सच में आज़ाद होते हैं। आपका काम है एक सच्चा और प्रामाणिक जीवन जीना। सबको खुश करने की कोशिश करना एक ऐसा रास्ता है जो कहीं नहीं जाता। ये कोशिश छोड़ देना ही सच्ची आज़ादी की ओर पहला और सबसे साहसी कदम है। तो अगर इस पूरी बातचीत से एक बात घर ले जानी हो तो वो ये है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हमें रोक रहा है, चाहे वो कोई डर हो, गुस्सा हो या कोई बुरी आदत, वो अतीत का नतीजा नहीं बल्कि एक बहाना है जिसे हमने अनजाने में किसी मकसद को पूरा करने के लिए चुना है। और सबसे बड़ी आज़ादी ये समझने में है कि हम उस मकसद को आज अभी बदल सकते हैं। एकदम सही। और इसे आजमाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास किया जा सकता है। अगली बार जब भी मन में कोई डर आए या किसी से नाराजगी हो, तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, इस भावना को बनाए रखकर मेरा कौन सा छिपा हुआ लक्ष्य पूरा हो रहा है? या इस स्थिति में मेरी जिम्मेदारी क्या है और सामने वाले की क्या? जवाब शायद तुरंत ना मिले, पर यह सवाल पूछना ही चेतना की शुरुआत है। याद रखने वाली बात यही है कि हम इस दुनिया में दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के मिशन पर नहीं आए हैं। अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति का मोहताज बनाना अपनी आज़ादी को गिरवी रखने जैसा है। नापसंद किए जाने का साहस रखने का मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर लोगों से झगड़ा करें या रिश्ते तोड़ दें। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने सच और अपने मूल्यों के साथ खड़े रहें, भले ही कोई उससे सहमत ना हो। ये टकराव के बारे में नहीं, बल्कि प्रामाणिकता के बारे में है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर जीवन की हर समस्या दूसरों के साथ हमारे रिश्तों की वजह से है, तो क्या सबसे ज़रूरी और सबसे जटिल रिश्ता हमारा खुद के साथ ही है? और क्या उसे सुलझाए बिना बाकी कुछ भी सुलझ सकता है?